बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नक़ी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आपको एक मरतबा फिर तमाम अहले वतन को सच न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। ज़ाहिर है ईद का मौका है और हम सब ये कोशिश कर रहे हैं कि मिलकर, जैसा कि ईद का मकसद है कि यकजहती पैदा करना, बिलखसूस तमाम मुसलमानों के दरमियान और तमाम तबक़ात के दरमियान, और जितने इख्तलाफात हैं उनको भुलाया जाए और एक दूसरे की राय का एहतराम किया जाए। तो यही खुशियाँ हैं और यही खुशियों का रंग है और बुनियादी तौर पर यही ईद का पैगाम है। इसी पैगाम के साथ हम इकट्ठे हैं और आज चूँकि ईद का ये तीसरा रोज़ है, इसमें भी हम यही कोशिश करेंगे कि जो मुश्तरकात हैं उन पर भी बात हो और फिर ईद का ये मजहबी त्यौहार जो है, जो खुशियाँ लेकर आता है, जो किसी हद तक हमें ज़िंदगी की मसरूफियात और ज़िंदगी की जो टेंशन्स हैं उनमें किसी हद तक रिलीफ फराम करता है और यह कुदरत ने हमें मौका दिया है। तो इसमें लेकिन कारोबार दुनिया भी साथ चलता है और जो हालात हैं वो भी ज़ाहिर है इस इवेंट पर असरअंदाज होते हैं, और फिर सियासत के भी अपने रंग हैं, वो भी ज़ाहिर है ईद के रंग में रंगी होती है। तो ओवरऑल डिस्कस करते हैं, आपके साथ ये शेयर करते हैं। जातरी साहब, ईद का मौका है, हम ज़्यादा खुश गुफ्तगू करके अपने नाजरीन को भी ज़्यादा बोर नहीं करते, लेकिन ये एक ज़रूर है कि ईद का ये तीसरा रोज़ है। आम तौर पे अब क्या आप ये नहीं देख रहे कि ईद के जो ट्रेंड्स हैं, जब हम उनकी तब्दीली की बात हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में गुफ्तगू में भी की है, अपने गेस्ट के साथ भी की है, उसमें एक तो ये है ना कि मॉडर्नाइजेशन हुई है, मामलात तब्दील हुए हैं, अंदाज तब्दील हुए हैं, लेकिन ईद के 3 रोज़ जिस जोश व खरोश से मनाए जाते थे, इवन के तीसरा रोज़ जो है उसको भी ईद के पहले रोज़ की तरह मनाया जाता था, अब वो पहले या दूसरे रोज़ तक किसी हद तक महदूद हुआ है। तीसरा रोज़ जो है वो मेरे ख्याल में रूटीन में ही चला जाता है। असल में मैंने इन 3 दिनों में जायज़ा लिया है, लोगों को देखा है। एतजाज़ साहब, लोगों के चेहरों पर मुझे ईद की वो खुशियाँ नज़र नहीं आई जो खुशियाँ होनी चाहिए। लोगों के चेहरे पर मुझे परेशानियाँ और मायूसियाँ बहुत नज़र आई हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे मुल्क में जो एक मुआशी बहरान आया और साबका हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से जो एक प्रेशर आया। देखें, पाकिस्तान में 2 तबक़ात हैं। अब पहले एक मिडिल क्लास थी दरमियान में एक दरमियान में मिडिल क्लास थी, और मिडिल क्लास का होना मैं समझता हूँ किसी भी मुआशरे के लिए एक बड़ा फ़ायदा मंद होता है। बदकिस्मती से पिछली जो पीटीआई की हुकूमत थी उसकी मुआशी पॉलिसियों की वजह से मिडिल क्लास ख़त्म हो गई है। अब लोग या गरीब हैं या बहुत पैसे वाले हैं। बिल्कुल सही। देखिए, जो बहुत पैसे वाले लोग हैं उनके लिए ईद का कोई मसला नहीं होता, उनकी ईद हर रोज़ ईद होती है। उनको कोई पता नहीं है पेट्रोल कितना महंगा है, उनको कोई पता नहीं है घर में किचन, चीनी, आटा, दाल, जिस तरह आपको कुछ पता नहीं है, सही। आपको भी कुछ पता नहीं है कि रेट क्या है। तो इसी तरह हम जैसे लोगों को पता होता है कि क्या चीज़ महंगी हो गई है, क्या चीज़ नहीं महंगी नहीं होगी। तो आप ना होते तो हमें पता ये जो महंगाई का एक प्रेशर है जी, ओवरऑल ये लोगों को बहुत परेशान कर गया है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं और मैं समझता हूँ कि ये जो नई हुकूमत आई है मेरी इससे बहुत सारी तवक्कुआत है, मेरी भी और भी बहुत सारे लोगों की, कि इस हुकूमत ने जो साबका हुकूमत की पॉलिसी हैं उसमें बेहतरी लाएगी, लोगों के लिए कोई रिलीफ होगा। गरीब आदमी जो है वो बहुत मुश्किलात का शिकार है। अच्छा सज्जाद तरीन साहब, आपने ये बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि जब हम ये ईद मना रहे हैं तो अपनी नौयत की ये पहली ईद है जिसमें सियासी तारीख़ में अपनी नौयत के मुनफरिद वाक़यात हुए हैं। तहरीक अदम एतमाद किसी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कामयाब हुई, ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा हुआ। इसी तरह ये रमज़ान जो है, इससे पहले फ़ौरी तौर पर जिस अंदाज़ में हुकूमत तब्दील हुई, रजीम चेंज की हम बात करते हैं, वो हुआ। और फिर इस ईद पे, लेकिन इस ईद पे आपको यकीनन, ठीक है, उम्मीदें वाबस्ता हैं और उम्मीदें वाबस्ता होनी चाहिए, लेकिन मज़ा जो है वो किरकिरा हुआ, और सिर्फ उसकी वजह मुआशी पॉलिसीज़ गुज़िश्ता हुकूमत की नहीं है, बल्कि गुज़िश्ता हुकूमत का वो बयानिया भी है जिस पे इस वक्त हमारा जो नौजवान तबका है, बिलखसूस जो 30 साल से कम नौजवान तबका है, 60% आबादी है, वो उस बयानिए को बाई कर चुका है और मौजूदा हुकूमत पे ज़्यादा खुश नहीं है माजी के तजर्बात की वजह से। देखें, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये जो एक दरमियान में इरा आया है जिसमें खान साहब का बयानिया, ऐसा एक दफ़ा अमेरिका में भी हुआ था 70 के अशरे में, और कुछ लोगों को उन्होंने कहा जी आप आएँ और हमने ये करना है, और 400 या 600 लोगों ने वो कैप्सूल खा के को इज्तिमाई ख़ुदकशियाँ भी कर ली थी। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ये जो बयानिया है खान साहब का, इस बयानिए का
वो आदमी जो एक गरीब आदमी है, जो पाकिस्तान में गुर्बत है, जो बेरोज़गारी है, महंगाई है, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ख़ान साहब के पास कोई फ्रेमवर्क नहीं है कि पाकिस्तान में गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई कैसे ख़त्म होगी। ख़ान साहब ने एक थीसिस डाला हुआ है लोगों के सामने कि जी अमेरिका की ये एक साजिश है और ये ख़त लहरा रहे हैं वो। आप मुझे बताएं कि पिछले 3, साढ़े 3, पौने 4 साल में ख़ान साहब रहे हैं, इसमें ख़ान साहब ने कौन सा ऐसा काम किया जिसके बदले हम कहें कि जी हाँ अमेरिकन चाहते हैं कि ख़ान साहब यहाँ ना रहें। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जब एटमी धमाके करने जा रहे थे तो उनको उस वक्त प्रेसिडेंट क्लिंटन थे, उन्होंने उनको रोका और ऑफ़र की, 5-6 अरब डॉलर की ऑफ़र की, लेकिन और बहुत प्रेशर डाला उन पर, लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया। और इनकार करने के बाद बहुत जो सफारती अंदाज़ है बात करने का, उन्होंने उस अंदाज़ में बात की और कहा जी ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरे मुल्क और कौम का मसला है और मैंने ये करना है, और उन्होंने धमाके किए। लेकिन उन धमाकों को करने के बाद मियाँ नवाज शरीफ ने कोई ऐसा सियासी बयान नहीं बनाया, या मियाँ नवाज शरीफ जो हम पर पाबंदियाँ लग गई पाकिस्तान पर धमाकों के बाद, तो मियाँ नवाज शरीफ ने कोई ऐसा बयानिया नहीं बनाया और कोई उस पर सियासत नहीं की, क्योंकि वो मुल्क और कौम के मफाद में नहीं है ऐसी बात। लेकिन इसमें ज़ियातरीन साहब, सॉरी टू कट यू, क्या आप नहीं समझते कि उस वक्त कोई ऐसा कांधा भी अवेलेबल नहीं था अमेरिका को भी कि जो मियाँ साहब के ख़िलाफ़ मामलात आगे चल पाते? उस वक्त भी एक पेज था, इस वक्त तो थोड़ा पेज का भी फ़र्क आया था और कांधे भी अवेलेबल थे। जो बयानिया इस वक्त दिया जा रहा है इमरान खान का, तो उसी में तो यही तासुर है कि पहले ये कांधे अवेलेबल नहीं थे और अब जो है वो कांधे मिल गए हैं, तो इस वजह से साजिश कामयाब हुई है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि पाकिस्तान में जो कुछ हुआ हुकूमत की तब्दीली के लिए, वो सारा कुछ पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक हुआ। कोई ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने आके ख़ान साहब को गिरफ़्तार कर लिया और कहा कि जी हुकूमत छोड़ दें, ऐसा तो नहीं हुआ ना। पाकिस्तान के आइन में एक तरीक़ाकार लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर की तब्दीली का, उसी के मुताबिक काम किया गया। और मैं आज आपको एक और बात बता दूं कि जिस रात ये अदम एतमाद की वोटिंग होनी थी, उससे एक दिन पहले हुकूमत के बहुत अहम लोग आसफ़ अली ज़रदारी साहब के पास गए और उनकी मिन्नत समाजत करते रहे कि आप वापस ले लें तहरीक अदम, हम नए इलेक्शन कराते हैं। तो आसफ़ अली ज़रदारी साहब, क्योंकि एक तो मफाहमत के शहंशाह उनको कहा जाता है, दिल के भी बड़े आदमी हैं, उन्होंने उन लोगों की सारी बात सुनी और उन्होंने उनको कहा कि अब बहुत ताख़ीर हो गई है। अच्छा, जिस दिन बिलावल भुट्टो ने कराची से लॉन्ग मार्च शुरू किया था, उस दौरान आपको कहा गया, अगर उस दौरान आप ये कर देते तो ठीक था, अब ऐसा नहीं होगा। तो हुकूमत बचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बहुत हाथ पांव मारते रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक हुआ। ठीक है। आइन में रहकर तब्दीली की गई। और जब आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं, वो उन्होंने जो इस्तीफ़े दिए हुए हैं अभी मंजूर नहीं हुए, वो अपने इस्तीफ़े वापस लें और असम्बली में आ जाएं और कोई हुकूमती इत्तेहादी तोड़ लें, तो वो अदम एतमाद उनके खिलाफ करते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहेंगे जी बयानियाँ बना रहे हैं, कंधा है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कोई ऐसी बात नहीं की, उनकी पॉलिसी कोई ऐसी नहीं थी जिससे मैं समझता हूँ कि ये कहा जाए कि जी ये इन्होंने अमेरिका के खिलाफ कोई इतना बड़ा काम कर दिया है। आपको तो मोहब्बत है ना, आप अभी भी वज़ीर आज़म कह रहे हैं इमरान खान साहब को, वैसे ज़ुबान पे चढ़ा हुआ है, लेकिन ये है कि आपकी मोहब्बत तो वाज़े हो रही है, बेशक आप तनकीद कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर कह रहा हूँ जब वो हुकूमत में थे। ठीक है। कौन सी पॉलिसियाँ थी, कौन सी अपनाई उन्होंने। ठीक है। उन्होंने कोई मुआशी सूरत हाल बेहतर नहीं की और उन्होंने मुल्क को बहुत ज़्यादा पीछे कर दिया। अच्छा ज़ियातरी साहब, ये बात अपनी जगह पर कि मुआशी पॉलिसीज़ फेल हुई हैं और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, वो ज़ाहिर है हमारे जिक्र होता रहेगा, उस पर लंबी चौड़ी बात भी करेंगे। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ आ चुके हैं, काबीना मुकम्मल हो चुकी है, इनके पास तो तजर्बा है। इनको आए हुए एक तो वैसे ताख़ीर से काबीना की तश्कील हुई, अच्छा चलें खैर वो इत्तेहादियों के मामलात थे, शायद वो सेटल हो गए, हम उसको डिस्कस नहीं करते, हम आगे चलते हैं। चैलेंजेस तो पता थे इस हुकूमत को, क्या वजह है कि अभी तक काबू नहीं पाया जा सका? इनके पास तो जादू की छड़ियाँ थी, इनके पास तो तजर्बात भी थे और इनके पास तो पहले से मामलात को सेटल करने के हवाले से वो बार बार इजहार भी कर चुके हुए हैं। नहीं, देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि जो हुकूमत पाकिस्तान अब
आ चुकी है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ की सरबराही में हुकूमत कायम हो चुकी है, इसको यकीनन मसाइल का पता था कि हमें क्या क्या मसाइल दरपेश हैं। अब ऐसा नहीं है कि शहबाज शरीफ के साहब कोई बिजली का बटन नीचे करेंगे तो मसाइल हल हो जाएंगे। ये तो आप खान साहब वाली बात की है इन्होंने बहुत ज़्यादा मसाइल लोगों के लिए पैदा किए, और ख़ास तौर पर जो मुआशी पॉलिसी हैं, वो मुआशी पॉलिसियाँ इन्होंने बहुत ज़्यादा। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, किसको नहीं पता कि लोग गरीब होते रहे हैं, खान साहब के करीबी लोग जो हैं वो अरबपति बनते रहे हैं। वो भी यही कहते रहे मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, 70 साल की जो गंदगी है मैं कैसे साफ मैं करूं? आपको अर्ज करूं, रियासत मदीना का दावा जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने किया था ना। वो इमरान खान साहब ने कहा था मैं रियासत मदीना बनाऊंगा, ये इन्होंने तो नहीं किया था। क्या आप 3.25 साल की हुकूमत में उनका कोई एक अमल मुझे बता दें कि जी ये रियासत मदीना का था? कोई उनका एक अमल ऐसा नहीं है। ये कौन सा रियासत मदीना का अमल है कि खलीफा जो है वो आप ख़ुद जो है वो 300 कनाल के घर में रहता हो और लोगों की कच्ची झोपड़ियाँ भी गिरा दी गई हों? आप बताएं, रियासत मदीना का कौन सा हुक्मरान था जो इस तरह रहता था, और कौन सा हुक्मरान था जिसने अपने लोगों को रियासत मदीना में जो हुक्मरान थे ना जनाब नकी साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अपनी बात मुकम्मल करूं। रियासत मदीना के जो हुक्मरान थे, खुलफाए राशिदीन ने आग का जो कोयला है जलता हुआ, वो उन्होंने अपने भाई के हाथ पे रख दिया था। उन्होंने कहा था ये बैतुल माल का जो माल है ये अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं है, ये वो जो है मोहतरमा फराह खान अलमारूफ गोगी के लिए नहीं है, और ये दूसरों के लिए नहीं है। कौन सी खान साहब ने मुझे ये बताएं कि ये कहना है कि मैंने कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई, मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, मैंने बाहर फ्लैट नहीं खरीदे। यहाँ जो आपके साथ जितने लोग थे वो क्या करते रहे? अलीम खान साहब ने क्या क्या कुछ बताया कि क्या कुछ होता रहा। वो एक जवाद साहब जो थे, जो छोड़ गए हैं PTI में, उसमें चले गए हैं मुस्लिम लीग नून में, वो इनकी करप्शन की दास्तान कहानियाँ सुना। और बाबर साहब जो हैं, एस अकबर बाबर साहब, उन्होंने फॉरेन फंडिंग केस और 2014 से किया हुआ है। फिर रियासत मदीना का ये बहुत हवाला देते हैं। आप मुझे बताएं कि रियासत मदीना में कौन सा हुक्मरान ऐसा था जिसके खिलाफ फॉरेन फंडिंग का केस इस तरह हो तो वो काजी को कहता हो फैसला ना करो, अभी थोड़ा सा और डेट दे दो, और डेट दे दो, और डेट दे दो। सबका करें, मजहब का कह रहे हैं सबका करें। देखें, सबका करें, लेकिन आपसे जो पूछा जा रहा है वो तो आप बताएं ना। बाकी सबका करना आपका काम नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन का काम है। ठीक है, आपसे जो पूछा जा रहा है आप उसका जवाब दें। आप उसका जवाब दें कि जनाब ये जो चीज़ें हुई हैं ये कैसे हुई हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने दोस्तों को और अपने साथियों को छोड़ा हुआ था फ्री, और उन्होंने जो कुछ किया वो आइंदा आने वाले चंद दिनों में, मैं आपको बताऊं, आइंदा आने चंद दिनों वाले दिनों में बहुत चीज़ें सामने आ जाएंगी। पिछले दिनों अफ्तारी में थी तो हमारी जब मुलाकात हुई राना सनाउल्लाह खान से, तो राना साहब ने ये बताया कि कितनी कितनी, और यकीन करें कि वो तो कह रहे हैं इंतकामी कार्रवाइयां करेंगे। मैं आपको बताऊं, कोई सियासी इंतकाम नहीं है। ये जो खान साहब ने बयानिया बनाया है ना, इस बयानिया की वजह से इनकी हुकूमत के दौरान जो करप्शन हुई है वो करप्शन थोड़ी सी दब गई है, तवज्जो उस तरफ से हट गई है। इन्होंने बहुत करप्शन की है। आपको याद होगा हमने पोली क्लिनिक की करप्शन बेनकाब की, आपको याद होगा हमने हाईवे की करप्शन नाकाम की, किस किस डिपार्टमेंट की हमने नहीं की। इन्होंने करोड़ों के नहीं अरबों रुपए की करप्शन की है, और वो करप्शन के स्कैंडल सामने आने वाले हैं। आप देखिएगा आइंदा 2-4 हफ्तों में बहुत बहुत चीज़ें आपके सामने आएंगी और आप खुद परेशान हो जाएंगे, और खुद आप सोचेंगे एतजाज साहब कि क्या ये रियासत मदीना बनाने जा रहे थे और ये करप्शन कर रहे थे। ये बिल्कुल यकीनी तौर पर अगर करप्शन के हवाले से आपका बयानिया है और पहले ये बयानिया लेकर आप आए हैं, तो सबसे पहले अपने आप से, अपने घर से एहतसाब शुरू करना चाहिए। ये तो हम शुरू से ये बात कर रहे हैं। आगे भी बढ़ेंगे, कुछ और मामलात जो हैं, चूँकि ईद है तो ईद के साथ साथ ये डिस्कशंस भी इस वक्त चल रही हैं, और जैसे जैसे ईद का वक्त ख़त्म होगा तो ये जो सियासी हीट है उसमें इजाफा भी होगा। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ईद के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, जनाब हाजी नवाज़ रज़ा साहब। बहुत शुक्रिया आज साहब वक्त देने का। सबसे पहले तो आपको, आपके तमाम घर वालों को सच न्यूज़ की जानिब से बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक हों। और इसके साथ साथ मैं साथ ही सवाल भी पुट कर देता हूँ, और वो ये है कि ईद की खुशियाँ हैं, और लेकिन इस मरतबा हम देख रहे हैं कि ईद की खुशियाँ कुछ ज़्यादा
जज्बात के साथ और उस खुशी के जज्बे के साथ नहीं मनाई जा रही, थोड़ी सी मांद पड़ गई हैं। और मौजूदा हुकूमत से तवक्कुआत का मामला है, कितनी हद तक तवक्कुआत की जा सकती हैं कि जो इतने बड़े चैलेंजेस अजदहे की तरह मुंह खोल कर खड़े हैं, उसको ये हुकूमत जो है वो ओवरकम कर पाएगी? पाकिस्तान इस वक्त मसाइल का शिकार है। अभी ये ताज़ा तरीन एक वारदात हुई है, तो चीनी हमारे मेहमान हैं, उनको यहाँ उनको निशाना बनाया गया है। फिर माजराई और शिद्दत इतनी बन गई है सोसाइटी में कि लोग उम्र के पर जाते हैं तो वहां भी लोगों को अरेंज किया जाता है कि वहां पर उनके खिलाफ नारे लगाए जाएं। फिर यहाँ गिले शिकवे किए जाते हैं जी कि जुमाइमा के घर के सामने क्यों मुजाहरे किए जाते हैं, ये जो जाकर नवाज शरीफ के घर के सामने भी मुजाहरे करते हैं। ये कम अज कम रवादारी होनी चाहिए। ये एक हमें रमजान मुबारक रवादारी और एक दूसरे को बर्दाश्त करने का जज्बा सिखाता है। हमें कुर्बानी के जज्बे के साथ देखें, एक दूसरे को बर्दाश्त करें और एक दूसरे के खिलाफ नफरत का इजहार नहीं करना चाहिए। हमें एक दूसरे को अपने करीब करना चाहिए। सोसाइटी में इतनी पोलराइजेशन हो गई है, मुझे समझ नहीं आता कि लोग मजहबी एक इबादत के लिए जाते हैं, खाना काबा में जाते हैं, रोजा रसूल पे जाते हैं, वहां उनके खिलाफ नारे लगाए जाते हैं एक दूसरे के खिलाफ। मुझे समझ नहीं आता इस बात की कि अगर ये बात अगर आप उनके खिलाफ करेंगे तो जवाबन आपके खिलाफ करेंगे, आपका भी जीना आराम कर दिया जाएगा। ये अगर इस तरह की अगर पोलराइजेशन होगी तो फिर तो कभी किसी सूरत में भी हमारी सोसाइटी जो है वो दुनिया में मिसाली सोसाइटी नहीं बन सकी। हमें चाहिए कि लोगों के साथ रवादारी के साथ पेश आए और देखेंगे लोगों की मुश्किलात कितनी है, और फिर इस हुकूमत को बेपनाह मुश्किलात का सामना। इसकी ये अगर कहा जाए कि आज बिजली की जी अगर उनको 2 हफ्ते हुए हैं तो बिजली कंट्रोल क्यों नहीं है, बल्कि उन्होंने तो बिजली के बुरहान पर काबू पाने के लिए डेडलाइन भी दे दी है कि ईद उल फितर तक आप जितने कारखाने बंद हैं उनको दोबारा चलने की पोजीशन में ले जाएं। जिस हुकूमत ने 4 साल के दौरान 25 पावर स्टेशन बंद रखे हों और 25 पावर स्टेशन जो है किसी का पट्टा टूटा हुआ है और किसी कोई बटन टूटा हुआ है, किसी की कोई चीज है, इन्होंने ठीक नहीं कराया। बद इंतजामी की कोई इंतहा होती है। अब ये कहें जनाब पेट्रोल की कीमतें वो क्या लगाकर नई हुकूमत आकर मुफ्त कर देगी, लेकिन उसको भी तो देखना चाहिए कि सारे मसाइल हैं। इस मुल्क के अवाम को एक मैसेज होना चाहिए कि आप अपने हिस्से का टैक्स अदा करें, इंशाअल्लाह ताला तमाम मसाइल हल हो जाए। हाजी साहब आजकल आपके मैं कॉलम पढ़ रहा हूँ, बड़े ज़बरदस्त आप तज्जिए कर रहे हैं। पिछले दिनों एक अफ्तारी थी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से, मैं भी उसमें था। उन्होंने चौधरी निसार अली खान का भी जिक्र किया कि मियाँ साहब जब सऊदी अरब में गए तो चौधरी निसार अली खान और फलां दोस्त भी थे। तो क्या इस हवाले से कोई बर्फ पिघलती नजर आ रही है आपको? देखें, शहबाज शरीफ और चौधरी निसार अली खान के दरमियान तो बर्फ थी नहीं, उनके दरमियान तो मेरा ख्याल है इस वक्त भी राब्ता मौजूद है, लेकिन ये राब्ता पब्लिक नहीं किया जाता क्योंकि उसके अपने पार्टी के अंदर उसके मनफी असरात मुरतब होते हैं। शहबाज शरीफ और चौधरी निसार अली खान की जो दोस्ती है उसे कोई इनकार नहीं कर सकता, वो दोस्ती बरकरार है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि चौधरी निसार अली खान और नवाज शरीफ के दरमियान जो फासले हैं उसको कम करने में वजीर आजम शहबाज शरीफ वो किरदार अभी तक नहीं अदा कर सके जिसकी सबको तवक्को नहीं है, सिर्फ जिसकी सबको तवक्को है। मुझे उम्मीद है कि शायद आने वाले दिनों में मियां शहबाज शरीफ कोई ऐसा रोल अदा कर सकें कि नवाज शरीफ और चौधरी निसार अली खान एक दूसरे के करीब हो जाएं। क्या हाजी साहब ये बताएं कि चौधरी निसार अली खान जैसी कदावर शख्सियत मुस्लिम लीग नून की जरूरत नहीं है पिंडी में? भाई पिंडी की जरूरत बल्कि मुल्क की जरूरत है। अगर वो आज देखे मेरे ख्याल चौधरी निसार अली खान की कमी की वजह से जो मुश्किलात देखनी पड़ी मुस्लिम लीग नून को वो तो 4 साल में समझ आ गई है। चौधरी निसार अली खान कई मसाइल का अमरदारा थे। वो ऐसे शख्सियत हैं कि जिनकी मौजूदगी में कई मसाइल मुस्लिम लीग के हल हो जाते थे। वो माजराई और लड़ाई को इतनी शिद्दत नहीं पैदा होने देते थे कि जिसका नतीजा ये निकले कि तसादम की कैफियत पैदा हो जाए। लेकिन जो ही वो बाहर निकले तो मुस्लिम लीग नून ने तसादम की पॉलिसी इख्तियार कर ली। आज फिर वही पॉलिसी पर उन्हें नजरसानी करनी पड़ी कि जो चौधरी निसार अली खान बारहा कहते थे कि हमें तसादम के बजाय मुफाहमत और एक दूसरे के साथ रवादारी का सलूक करना चाहिए। और मुझे अब भी उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में यकीनन शहबाज शरीफ चौधरी निसार अली खान की खिदमात हासिल करें। अच्छा आज साहब, इसमें चौधरी साहब का आपने जिक्र किया, वजारत दाखिला के रोल की बात आती है।
अब जाहिर है राना साहब उसको देख रहे हैं। सवाल ये है कि ये जो 20 लाख लोग ईद के बाद इमरान खान साहब लेके आ रहे हैं इस्लामाबाद में, ज़ाहिर है उनको कंट्रोल करना या इस सूरत हाल से निपटना जो है वो वजारत दाखिला के कांधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। क्या समझते हैं आपके, क्या मौजूदा सूरत हाल में वजारत दाखिला, हमारे वजीर दाखिला या हमारी मौजूदा हुकूमती मशीनरी मामला देख पाएगी? 20 लाख तो बड़ी दूर की बात है। ये 20,000 आदमी लाने की सलाहियत नहीं रखते। मुझे याद है कि 2014 में इनके 15-16 के ज्यादा कारकुन नहीं थे, और वो भी इनकी मदद मांगने के लिए, इनकी मदद के लिए डॉक्टर तारिक कादरी को बुलाया गया था। ये 20 लाख का तो शोशा छोड़ते हैं ना। अभी तो चौधरी निसार अली खान ने तो इनको रोक लिया था। ये तो इनकी खुशकिस्मती थी कि मियां नवाज शरीफ नहीं चाहते थे कि इनके खिलाफ कोई सख्ती हो और कोई नया सानिया लाहौर ना हो, इसलिए ये रेड जोन तक पहुंच गए थे। आपको रेड जोन तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आएगी। ये जहां से निकलेंगे वहीं इनको दबोच लिया जाएगा। और ये मैं एक बार आपको फिर भी ये बताता हूं कि इमरान खान साहब के कारकुन तो उनके गीत गाने वाले लोग हैं, सर धुनते हैं, उनके रक्स करते हैं उनकी तकरीरों पर, लेकिन उनके लिए जान देने वाले नहीं है वो। आप ये जान का सौदा होता है जो एजिटेशन होता है। आप अगर लोग अपनी जानों की कुर्बानियां देकर रेड जोन पहुंचना चाहें तो वो ये सिर्फ JUI के लोग कर सकते हैं या जमात इस्लामी के लोग कर सकते हैं। बाकी किसी का कोई कारकुन यहाँ आकर कहे कि मैं अपनी जान दे दूंगा, कोई जान नहीं देगा। इसलिए आप बेफिक्र हो जाएं। ये 20 लाख क्या 20,000 आदमी भी नहीं निकाल सकेंगे। हाजी साहब आपने JUI और जमात इस्लामी का नाम लिया, लेकिन बहुत ज्यादा कोड़े, फांसियां और तशद्दुद और खुद को आग तो पीपल्स पार्टी वालों ने भी लगाई है, जो मेरे ख्याल है पीपल्स पार्टी के लोगों की भी कुर्बानियां जो है वो किसी ढकी छुपी नहीं है, वो भी एक तारीख का हिस्सा है। और मुझे मालूम है कि कितने लोग इसमें लोगों ने अपनी कुर्बानियां जानों की दी हैं। जानों की कुर्बानियां देने वाले बहुत कम लोग होते हैं। अच्छा हाजी साहब ये बताएं कि इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे तो उनके इर्द गिर्द जितने मुशीर थे वो सारे अमेरिका से आए हुए थे। किसी के पास ग्रीन पासपोर्ट था, किसी के पास ग्रीन कार्ड था, कोई वहां नौकरी करता था। ये इनकी मौजूदगी में कौन सी ऐसी बात कर दी है जो कहता है जी अमेरिका मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है? ये तो सारे अमेरिकी लोग थे। नहीं, हम तो इम्पोर्टेड की बात आती है ना, इम्पोर्टेड लोग अमेरिका की गोद में। आप भी वो अमेरिकियों को ये यकीनदानी कराने में आपके खिलाफ नहीं हूँ। वो जो नारा उन्होंने कहा कि नारा मैं दूंगा, जो बयानिया दिया है, लेकिन अगर उन्होंने किसी सूरत में भी अपने आप को ये एस्टेब्लिश कर लें वो अमेरिका दुश्मन है तो फिर तो वो बात है। वो अमेरिका दुश्मन नहीं है। वो डोनाल्ड ट्रंप के जनाब बड़े लाडले थे। वो जब डोनाल्ड ट्रंप था तो जब पाकिस्तान वापस आए तो कहा जी मेरा इस्तकबाल तो आप इस तरह कर रहे हैं कि जैसे मैं कोई वर्ल्ड कप जीत कर आया हूँ। ये तो अमेरिका जाते थे तो अपने आप को समझते कि मैं वर्ल्ड कप जीत कर आया हूँ। अब ये अमेरिका से जो नाराजगी की बात करते हैं वो कोई इश्यू ही नहीं है। अच्छा हाजी साहब ये बताइएगा कि साजिश वो कहते हैं अमेरिका ने की है, लेकिन इमरान खान साहब अपने कारकुनों को कहते हैं कि मुजाहरे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करें। ये खुला तजाद नहीं है? देखें, वो इलेक्शन कमीशन जो कि इमरान खान साहब की सिफारिश पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना, एक कायदे ईवान की सिफारिश थी। कायदे ईवान अब कहता है कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने ये उनकी सिफारिश की थी, या वो उनको पसंद इसलिए नहीं आ रहा, वो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करना उन्होंने, वो इसलिए उनको पसंद नहीं कि उनकी मर्जी के मुताबिक उन्होंने कोई फैसला नहीं किया। वो ये चाहते थे कि जिस तरह वो नैब उनकी जेब में है इसी तरह वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी उनकी जेब में हो। इमरान खान साहब नारे तो लगाते हैं जमहूरियत का, लेकिन उनका मजाज जमहूरियत नहीं है, फसाइयत है, तकब्बुर है और फरौनियत है। ये अल्लाह ताला का फैसला है कि इन चीजों को शिकस्त हुई है। हाजी साहब ये बताएं कि आपके दोस्त शेख रशीद साहब तो ये कहते थे कि अदम एतमाद नाकाम होगी नाकाम होगी नाकाम होगी, तो वो तो कामयाब होगी। क्या वो बेखबर वजीर दाखिला थे? बेखबर नहीं है। इस तरह की फजूल बातें करने का उनको ये क्या कहते हैं, वार कहते हैं, अगले 3 बार बड़े ऐब है। अब वो कह रहे हैं जनाब कि इमरान खान ऐसा पता नहीं क्या जुलूस निकालेगा कि समझ आ जाएगी सबको। कभी वो कहता है कि जिनसे हमें उम्मीदें थी अब उनकी तरफ भी लोगों की उंगलियां उठ रही हैं। क्या अब इनको कोई एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं है, इनको अंधेरा नजर आ रहा है। शेख साहब तो इसके बगैर उनको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट मिल जाती थी। अब इमरान खान के सिवा शेख साहब के लिए कोई और रास्ता भी नहीं नजर नहीं आता। इसलिए वो समझते हैं कि अगर इमरान खान ने भी मेरे लिए सीट खाली ना छोड़ी तो वो इलेक्ट नहीं हो सकेंगे। इलेक्ट होना उनके लिए मुश्किलात है उनके लिए।
वैसे भी एक बात यह है कि शेख रशीद की किसी बात को आप सीरियस ना लें। उन्हें कोई बात जो कहते हैं उन भी इस तरह के जुमलेबाजी करने का उनको शौक है। वो कहते हैं कि इमरान खान नहीं जाएगा, वो वक्त के इतनी बार वो उस पर मुक्का मार कर कहते थे कि 172 अरकान पूरे नहीं होंगे। ये सियासी तौर पर दिवालिया है, इनको अंदाजा ही नहीं था कि इनके साथ क्या होने वाला है। और वो जो मोहसन बेग ने कहा था जाते जाते गिरफ्तार कि तू तो चला गया, तो उनको अंदाजा नहीं था कि वो क्या कह कर जा रहा है इनको कि तुम्हारी छुट्टी होने वाली है। और वो छुट्टी तो उसको रात की 11 अप्रैल की रात तक जब तो वो चिपटे रहना चाहते थे एक कुर्सी के साथ, तो वहां से भी उनको जबरदस्ती उठाना पड़ा। नवाज रजा साहब, वो शेख रशीद साहब तो कहते हैं मैंने भुट्टो की अपोजिशन की है, भुट्टो का मुखालफत में करता रहा हूं। कहाँ की है मुखालफत, कहाँ की है भुट्टो की मुखालफत? ऐसे ही उन्होंने कहा, एक अपने जिम्मे वो ले लेते हैं कि बांग्लादेश ना मंजूर का एक नारा वहां लगा था तो मैंने किया था। ये शेख साहब तो किसी की मुखालफत करने वाले तो थे ही नहीं। बस देखें, ये तो अब वक्त गुजर गया, लोगों को मालूम नहीं है। ये भी लोगों को कहते फिरते हैं कि जनाब अयूब खान का जलसा मैंने उल्टा था। ये तारीख का हिस्सा है, कोई ऐसा वाकई नहीं हुआ। और ये जुल्फकार अली भुट्टो के जलसे में उन्होंने उस वक्त मौलाना कौसर नियाजी और अब्दुल हफीज पीरजादा के कहने पर वहां नारा लगाया था, और उसके बाद वहां से वो गायब हो गए थे। सही। हाजी साहब, इस सूरत हाल में जब इदारों के दरमियान जिस किस्म की फूट डालने की कोशिश की गई और जिस किस्म के जिस नैरेटिव का आप जिक्र कर रहे हैं वो बनाया गया, और नौजवान तबका जो है वो भी बड़ी तादाद में जो है इस वक्त बेयकीनी की सूरत हाल का शिकार है। मेरा सवाल ये है कि गुज़िश्ता दिनों हमने ये मंजर भी देखा कि साबिक वज़ीर आज़म और साबिक चीफ जस्टिस के दरमियान एक मुलाकात हुई है। क्या कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब के फिर से इदारों के साथ मामलात को सेटल किया जाए? किसकी मुलाकात हुई है जी? साकिब निसार साहब की और इमरान खान साहब की। साकिब निसार साहब तो एक्सपोज हो गए जी। साकिब निसार एक्सपोज हो गए। हमारे मोहतरम जिनके लिए हम बड़ी नेक ख्वाहिशात रखते हैं, मौलाना तारिक जमील साहब के लिए, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपनी आकबत जो है ना, जितना इनका वो मकाम था, उन्हें अपने मकाम से नीचे आ गए। मैं समझता हूँ कि साकिब निसार ने मुलाकात करके अपना जो माजी उनके साथ ताल्लुक था वो ये साबित कर दिया। कोई इस तरह कोई पैगाम रसानी नहीं हो सकती। इस वक्त कोई अदारा किसी सूरत में भी अब इमरान खान को बचा नहीं सकता। इमरान खान ने जिस तरह जाना था चले गए हैं, तारीख का हिस्सा बन गए हैं। अब उनकी वापसी शायद ही मुझे लगता है कि कोई मुमकिन नहीं है। और जिन लोगों ने मिलकर भिजवाया उनको घर, ये आसिफ अली जरदारी के साथ मजाक करते थे ना कि आसिफ अली जरदारी तुम मेरी शिस्त पर हो, तो आसिफ अली जरदारी ने उसको साबित कर दिखाया कि जनाब मैं किस तरह आपको घर भेजता हूं। उन्होंने वो कहा, एक बड़ा तारीखी जुमला है कि कह देना कि जरदारी आया था। जरदारी फिर आया ना, फिर जरदारी ने इनको घर भिजवा के छोड़ा और अब वो खुद दुबई चले गए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया हाजी नवाज रजा साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, मीठी ईद पर सियासत के तल्ख माहौल का जिक्र कर रहे हैं, और चूँकि ये हक़ाइक़ हैं तो यकीनी तौर पर हक़ाइक़ के साथ चलना होता है। मैं सजाद तरीन साहब, अभी बड़ी ज़बरदस्त बात की हाजी साहब ने, और उन्होंने जरदारी साहब का वो हवाला भी दिया कि कह देना कि कोई जरदारी आया था, तो ये तारीख़ी जुमला उन्होंने उसको करार दिया। ये सूरत हाल तो हमने देखी, प्रैक्टिकली बहुत सी चीज़ें साबित हुई हैं। ज़बानी दावे सियासतदान करते हैं, कैंपेन के जलसों में करते हैं, खताबात में करते हैं, लेकिन बहरहाल खान साहब, इमरान खान साहब का ये रिकॉर्ड रहा है कि वो वज़ीर आज़म होकर भी ऐसे दावे करते रहे जो ख़ुद पूरे नहीं कर पाए। अब मामला जो है वो तो चलें, जो हुआ सो हुआ और गुजर गया। ये जो रजीम आई है जिसमें तमाम 13 सियासी जमातें, इस मुल्क की, हम कहें कि पूरे मुल्क की नुमाइंदगी जो है वो मौजूद है, ये मिलकर चैलेंजेस को किस हद तक हल कर पाएंगे? मुआशी प्रॉब्लम जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस मुल्क का, जिसे खान साहब हल नहीं कर सके 3.5 सालों में। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, हमारे यहाँ एक तो मुआशी प्रॉब्लम है, ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारे यहाँ अभी दहशत गर्दी के वाक़यात हुए चंद रोज़ पहले, वो दहशत गर्दी, दाखिली सिक्योरिटी की सूरत हाल, फिर उसके बाद हमें सफारती सतह पर जो है ख़ारजा महाज पर भी बहुत सारी नाकामियाँ हैं इमरान खान साहब के दामन में। उनकी अगर 4.25 साल की हुकूमत देखी जाए तो उनके दामन में नाकामियों के अलावा कुछ नहीं है,
कोई एक कामयाबी नहीं है, कोई एक काम नहीं है, कोई एक मंसूबा नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वो किया जाए। वो एहसास प्रोग्राम की बहुत बात करते हैं। एहसास प्रोग्राम तो मोहतरमा बेनज़ीर शहीद के नाम से पीपल्स पार्टी ने शुरू किया था। नहीं, सेहत कार्ड और ये बाकी ये जो सेहत कार्ड हुई है, सेहत कार्ड पर मेरी बात हुई थी रमज़ान में राना सनाउल्लाह साहब से, इस पर बाकायदा इंक्वायरी हो रही है। अच्छा, आपको याद होगा बहुत पहले जब अभी बातचीत हो रही थी तो आपने मुझे एक दफ़ा कहा कि जी अदम एतमाद ये लाएंगे, तो मैंने आपको कहा था कि अदम एतमाद लाएंगे भी और कामयाब भी होगी। वो रिकॉर्ड पे है हमारे, तो वो रिकॉर्ड पर है। तो ये जो सेहत कार्ड है ना, इस पर इंक्वायरी हो रही है। आप देखिएगा ये ईद के 2 हफ्ते बाद जो ज़रा माहौल हो जाए, रमज़ान था, फिर ईद आ गई, फिर ये चीज़ें थोड़ी सी स्लो हो गई, वो चीज़ें वो भी सामने आएंगी। और वो जो फर्रा गुजर अलमारूफ गोगी है उसके ख़िलाफ़ भी चीज़ें आ रही हैं। और इमरान खान साहब के जो इर्द गिर्द लोग हैं, आप देखिएगा कि उनके ख़िलाफ़ भी चीज़ें आएंगी। ऐसे नहीं, लोग उन चीज़ों हैं। से इस हुकूमत को क्या फ़ायदा? ये हुकूमत अवाम को उन चीज़ों की बुनियाद पर क्या फ़ायदा दे मैं सकती आपको सुनूं। एक तो वो जो ये कहते रहे थे, वो पर्दा चाक करना तो ज़रूरी है ना जी, कि हम रियासत मदीना बना रहे हैं, बाकी चोर हैं। और सियासी फ़ायदा इन जमातों को होगा, वो अवाम के सामने लाने हैं। सियासी फ़ायदा हो ना हो, लेकिन अवाम को ये बात तो बतानी है। जहाँ तक रहा मुआशी सूरत हाल बहुत ख़राब है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। इस हुकूमत ने IMF से मुज़ाकरात शुरू किए हुए हैं, इनके मुशीर ख़जाना साहब वहाँ पहुँच गए हैं और सुना है कि शौकत तरीन साहब भी उनके राब्ते में हैं, वो चीज़ें बेहतर कर रहे हैं। उधर इसहाक डार साहब भी हैं और मुख्तलिफ़ अरब ममालिक से भी बातचीत हो रही है। प्राइम मिनिस्टर भी बात कर रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब भी अरब दोस्तों से, कोई 7 अरब का कोई सुनने में आया था ये पैकेज ईद से पहले, अरब दोस्तों से बात कर रहे हैं। फिर एक और बात हो रही है, जो इस इत्तेहादी हुकूमत के दरमियान जो इनके तमाम सरबराह हैं, उनके दरमियान ये बात तय हो रही है कि ईरान से हम गैस पाइपलाइन का मंसूबा क्यों ना शुरू करें, हम अमेरिका का प्रेशर क्यों लें। देखिए, अमेरिका का प्रेशर, खान साहब कहते हैं अमेरिका ने मुझे, ये अगर ऐसी कोई बात थी तो 4.25 साल ये रहे हैं। ये जो वो गैस पाइपलाइन का मुआहदा जो आसिफ अली जरदारी साहब ने ईरान के साथ किया था, वही मुकम्मल कर देते। बिल्कुल, IP मुआहदा हुआ था, बाकायदा एग्रीमेंट था, ठीक है जी। और उन्होंने पाइपलाइन बिछा दी गई है अपनी तरफ, उनकी साइड मुकम्मल है और आगे वो करके देना चाहती हैं और आगे लेके जाना चाहते हैं, इंडिया तक जाना चाहते हैं। ईरान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन, IPI कहा जाता था, वही आप उसको कंप्लीट करा देते, इनिशिएट ही कर देते। एक तो ये इस पर कर रहे हैं। दूसरा, इंडस्ट्री को बिजली ज़्यादा दे रहे हैं और कोशिशें कर रहे हैं कि नए कारखाने लगाए जाएं ताकि लोगों को कम से कम अबूरी रिलीफ मिले, जो लोग मजदूर घर बैठे हुए हैं। फैसलाबाद सारी इंडस्ट्री बंद है जी, लोग मतलब देखें वहाँ सारे कपड़े की इंडस्ट्री है, लोग बंद, बहुत मुश्किल सूरत हाल रही है। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्री को किसी तरह बहाल किया जाए। और इसके अलावा हमारा जो सरमायादार है, देखें मैं आपको अर्ज़ करूं नकी साहब, जो सरमायादार होता है वो उस परिंदे की मानंद होता है कि जैसे किसी दरख्त पर परिंदे बैठे हो ना, तो आप एक कंकर उनकी तरफ फेंक दें, आपको फिर 1 हफ्ता 10 दिन उस दरख्त पर परिंदे नजर नहीं आते। यही काम होता है सरमायादार का। सरमायादार को अगर ये पता चल जाए कि उसका सरमाया महफूज नहीं है, तो वो फिर सरमायाकारी नहीं करता, वो इंडस्ट्री नहीं लगाता, वो कारखाने नहीं लगाता, और हो तो बंद कर देता है, हो तो वो बंद कर देता है। अच्छा, उसके बंद करने से यकीनन उसको नुकसान तो होता है, लेकिन वो गरीब आदमी जो उसके कारखाने में, उसकी फैक्ट्री में जो मेहनत कश एक कॉमरेड जो काम कर रहा होता है, उसका तो घर का चूल्हा बंद हो जाता है। जो बेचारा दिहाड़ी लेके आता है और वो अपने घर का सारा जो है कारोबारी ज़िंदगी चलाता है, वो बंद हो जाता है। तो ये कोशिश कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब बहुत मुतहरक आदमी हैं। एक दिन सुबह, पिछले दिनों रमज़ान में ही सुबह 7 बजे वो इस्लामाबाद के रावल डैम चौक में पहुँच गए और वहाँ पर अपना क्या नाम है, ब्यूरोक्रेसी की दौड़ें लगी हुई थी। वो एक प्रोजेक्ट बन रहा है, ओवरहेड ब्रिज बन रहा है, उन्होंने कहा भाई ये कंप्लीट करो, ये मुझे 1 सितंबर को कंप्लीट चाहिए। लेकिन सिद्धार्थ साहब, इसमें जाहिर है आप ये कहा जाता है अपोजिशन, बिलखुसूस PTI, सॉरी टू कट यू, PTI ये तनकीद करती है कि देखें आप वजीर आज़म हैं, अब थोड़ा सा वजीर आज़म फील करें और वो वाले काम करें। ये मेयर वाला आप काम कर रहे हैं कि शहर में आप जाके मेट्रो चलवा दी और ये ओवरहेड ब्रिज का दौरा कर लिया, तो ये अब वजीर आला पंजाब भी नहीं है आप, या किसी शहर के मेयर नहीं है, वजीर आज़म है, तो उस तरह से वो करें। देखें बात यह है कि PTI को तो मैं समझता हूँ कि ये बात कहने का कोई हक ही नहीं है,
ठीक है, ये पीटीआई वाले जो डुगडुगी बजाते थे, दिन में 17 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते थे। एक दिन हमने प्रोग्राम में गिना था ना कि आज 9 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई हैं इनके मिनिस्टरों की। ये इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते थे, और एक बात पर, एक बात पहले खान साहब कहते थे, फिर फवाद चौधरी साहब कहते थे, फिर उनके बाकी लोग कहते थे, और शहबाज गिल साहब आते थे, और फिर शाम को जो टॉक शो थे टीवी पे उसमें शुरू हो जाते थे। क्या ये मुझे बताएं कि ये प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है कि वो फेडरल कैपिटल में जो मेट्रो का प्रोजेक्ट 4 साल से रुका हुआ था वो उसको बहाल कराएं? ये उनकी जिम्मेदारी थी। और फेडरल कैपिटल में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको देखना किसी चीफ मिनिस्टर का काम नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का काम है, क्योंकि मेयर तो यहाँ है नहीं है। मेयर के कौन सी आप बात करते हैं? इन्होंने बल्दियाती निज़ाम के साथ क्या किया? जनाब, बल्दियाती निज़ाम सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्होंने इदारे ख़त्म किए, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिए, और इन्होंने वो जो बहाल हुए उनके साथ क्या किया इन्होंने? ये तो बहुत बात करते थे, और प्राइम मिनिस्टर हर वक्त ये कहते थे, इमरान खान साहब जी कहते थे कि जनाब मैं यूरोप को ज़्यादा जानता हूँ, वहाँ बल्दियाती निज़ाम। इन्होंने क्या किया? बल्दियाती निज़ाम कौन सा बल्दियाती निज़ाम इन्होंने चलाया? जानते वो यूरोप को ज़्यादा दिया, यूरोप को ज़्यादा थे और चाहते वो रियासत मदीना थे। लेकिन अब थोड़ा सा वो उसी बात को भी थोड़ा सम अप करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं सियादरी साहब, अब इस हुकूमत के पास कितना वक्त है कि ये इंडस्ट्री को रिवाइव करेंगे, जो बिजली के हवाले से मंसूबे बंद पड़े हैं उनको चलवाएंगे, और लोगों की महंगाई के हवाले से रिलीफ देंगे, फिर IMF के साथ भी ज़ाहिर है डील है, बजट ज़ाहिर है देना ही देना है, लेकिन मेरे पास कितना टाइम है इस हुकूमत के पास कि वो उस बजट को इम्प्लीमेंट भी करवा पाएंगे? ये वादे और ये बातें अपनी जगह पे जो राना साहब ने आपको बताई हैं, लेकिन क्या वक्त है? नहीं, बिल्कुल वक्त है, और मैं आपको बता दूं कि ये हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी, और ये इस दौरान जो इनके पास साल 1.5 साल बाकी रह गया है, ये इसमें मुल्क की सूरत हाल बेहतर कर जाएंगे। उसके लिए एक बुनियाद फराम कर देंगे जिसमें मुआशी सूरत हाल लगेगी कि बेहतर हो रही है। बिजली की लोड शेडिंग आप देखिएगा अंदर चंद हफ्तों में कम होगी, बहुत कम होगी बिजली की लोड शेडिंग। अच्छा। इन्होंने तो किया ही कुछ नहीं, बिजली की लोड शेडिंग कम होगी। कुछ लोगों के लिए नए जो है बजट में मेरे ज़ाती इल्म में है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने सारे लोगों को बुलाया हुआ था, जो वजारत ख़जाना के लोग हैं, उनसे एक मीटिंग की, फिर उन्होंने कारोबारी लोगों से मीटिंग्स की, उनको बुलाया, और फिर बहुत सारे मईशत के माहिरीन से बातचीत की, तो उनसे मशवरा करके एक अच्छा मुनासिब बजट ये देंगे, और उस अच्छा और मुनासिब बजट से आप टाइम जो थोड़ा सा आगे चलेगा वो लोगों को पता चल जाएगा। फिर उसके बाद लेकिन सियादरी साहब, इस बार आपने ये बात नहीं की कि आप IMF का बजट आएगा? नहीं, देखें, मैं आपको अर्ज करूं PTI की हुकूमत की बजट तो देखें, बजट PTI की हुकूमत हो, किसी की हुकूमत हो, जब आपने IMF से बात करनी है ना, पीपल्स पार्टी भी करती रही है, लेकिन 150% तनख्वाहें भी तो बढ़ाई है ना आसिफ अली जरदारी साहब ने, ठीक है। IMF से ये सारे लोग बात करते हैं, लेकिन अपनी शराइत भी मनवाते हैं। खान साहब ने तो ये किया कि IMF की बातें मान ली, ठीक है, IMF की बातें मान ली। आप देखिएगा कि मई में बाकर रजा साहब भी टाइम पूरा हो जाएगा, जो गवर्नर है स्टेट बैंक के, वो चले जाएंगे, तो आप यकीन मानेगा कि सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, और उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले दिन गरीब आदमी के लिए बेहतर होंगे। बिल्कुल इसी उम्मीद के साथ ही, चूँकि ये ईद का मौका भी है और ये दुआ गो भी हैं हम इस ईद पर, के आने वाले दिन जो है वो अब सियासी बयानी है अपनी जगह पे, सियासी जंग अपनी जगह पे, मगर आवाम के लिए जो है वो बेहतर सूरत हाल हो, महंगाई कम हो, गुर्बत कम हो, और आवाम के लिए सहूलियात जो है वो मुयस्सर हो। इसी दुआ के साथ ही एतजाज़ नकीर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।